ओके, लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट टेल, जिसमें हमने ये देखा कि हमारी जो कंपनी है वो इमेजिनरी पर्सन है, और जो वो उसमें एज ए उसको एक सेपरेट एंटिटी है। मतलब कि कंपनी हमारी एक इमेजिनरी पर्सन है और उसके सेपरेट होते हैं। तो जैसे जब कभी कोई सेव होता है, सेम होता है, तो वो कंपनी के नाम के ऊपर होता है, ना कि पर्टिकुलर एंटिटी के ऊपर, जब तक कि उसके ऊपर कोई पर्सनली वो ऑफेंस ना हो। ठीक? तो हमने ये कंपनी के बारे में पढ़ा था, कंपनी क्या होती है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द काइंड्स ऑफ कंपनीज। तो हमने ये भी बताया था कि हमारे यहाँ जो कंपनी एक चलता है दैट इज 2013। उससे पहले हमारे यहाँ चलता है 1956 कंपनी एक्ट, और चेंजेस करके उसको कर दिया हमारे पास कंपनी एक्ट 2013। सो हमारे एक्ट में कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं, कुछ काइंड्स की। वो कौन कौन सी होते हैं जरा हम देख लेते हैं। उनमें से पहला है, ये जितनी भी कंपनीज लिखी हैं वहाँ कंपनी का टाइप, उसका सेक्शन, उसका सबसे दिया हुआ है। अभी हम यहाँ पर पहले कंपनीज के नेम देख लेते हैं, इसके बाद हम थोड़ा इनके बारे में डिटेल में एक एक करके सारी कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक? तो पहला है हमारा वन फर्म कंपनी, which is the second one is your private company, which is listed in Companies Act 2013 under Section 2 and Section of 68. And the third one is public company, which is listed in Companies Act 2013 Section of 71. And government company,
Section 45, Company Act 2013. Small company, Section 2, Subsection 85, Company Act 2013. Banking company, Section 9 of Company Act 2013. Unlimited company, Section 2, Subsection 92 of Companies Act 2013. Charitable company. Actually, charitable companies are also comes under the NGOs and non-profit organizations. So the formation of companies with charitable purpose, this is listed in Section 8 of 2000, Company Act 2013. Okay, so these are the some types of companies, and except these, some other kinds of companies we will also see them. ठीक, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ अदर टाइप्स की कंपनीज होती हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं 1% कंपनी। कि 1% कंपनी क्या होती है? देखिए यहाँ पर एक हमने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, जिसमें हमारे पास कंपनीज के टाइप्स दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए द टाइप्स ऑफ कंपनी, द फर्स्ट वन इज इनकॉर्पोरेशन, और इनकॉर्पोरेशन को अगेन डिवाइडेड इन 3 पार्ट, दैट इज चार्टर्ड कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी एंड स्टैट्यूटरी कंपनी। और जो रजिस्टर्ड कंपनी है उनको अगेन डिवाइडेड इन 2 पार्ट, दैट इज पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। ओके, एंड द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, the company on the basis of liability is also, which is also further categorized by limited by shares, limited by guarantee, and unlimited company. And the limited by guarantee company, which are formed under the basis of liability, is also further divided in 2 parts, that is public and private. And company on the basis of control, company on the basis of control. So here there is 2 types of company, that is government or non-government, and holding and subsidiary company. And the next one is foreign or domestic company. So we will see all these company in the one by one. हम ये सभी एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 1% कंपनी। 1% कंपनी के अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013 एक्ट introduces a new type of entity to the existing list। देखिए जो कंपनी एक 1956 था, उसमें हमारे पास इसके लिए ये इस तरह की कंपनी का जिक्र नहीं था। जो कंपनी एक 1956 था, उसमें इस तरह का जिक्र नहीं था। लेकिन जब 2013 का कंपनी, उसमें क्या है, चेंजेस और अमेंडमेंट करके इसमें कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। उसमें कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं। तो उसमें से एक ये है, उसमें से एक ये भी है। ठीक, तो जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम फार्मिंग, सो कंपनी एक 2013 एक्ट इंट्रोड्यूसेस अ न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब यहाँ पर एग्जिस्टिंग लिस्ट का मतलब है जो ऑलरेडी पहले से उसमें लिस्ट थी, उसमें से एक और लिस्ट को ऐड किया गया है एक कंपनी को, वो है 1% कंपनी। सो कंपनी अधिनियम की जो कंपनी एक्ट है, उसके सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में 1% कंपनी को एक कंपनी के रूप में देखा, जिसमें केवल 1% मेंबर के रूप में होता है, में केवल 1% मेंबर के रूप में होगा। इसके अलावा एक कंपनी के मेंबर, इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या इसके जो शेयर होल्डर के अलावा कुछ भी नहीं। याद रखिएगा, एक इस कंपनी में केवल एक ही मेंबर के रूप में इसका सदस्य होता है। इसको देखिए आगे क्या लिखा है, द कंपनी एक्ट 2013 it introduces new type of entity to the existing list, that is apart from forming a public or private limited company। इसके अलावा पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के अलावा जब कोई कंपनी लिस्ट करवाते हैं, उसके बारे में बना रहे हैं। सो द कंपनी एक्ट 2013 एक्ट enables the formation of a new entity, a 1% company, that is also called OPC। An OPC means a company with only one person as its member, 1% as its member। एक्चुअली कंपनी 2013 में ओपीसी का एक कॉन्सेप्ट पेश किया था, जिससे बिजनेस को शुरू करने के लिए एक बिल्कुल नए तरीके को अप्रूवल में था, जो कि एक लिमिटेड लायबिलिटी या एकमात्र ऑनरशिप या बिना किसी पार्टनरशिप के एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए आपको परमिशन प्रोवाइड करता है। ठीक, उसको
फॉर्म करता है। ठीक, नाउ जो कंपनी का सेक्शन 2 और सब सेक्शन 62 है, वो वन पर्सन कंपनी को एक कंपनी के रूप में इस तरह से डिफाइन करते हैं जिसमें केवल एक ही मेंबर ऐसे उस कंपनी का हो सकता है। ठीक, इसके अलावा तो एक वन पर्सन कंपनी इफेक्टिव रूप से एक ऐसी कंपनी है जिसके सदस्य के रूप में केवल एक शेयर, एक शेयर धारक मतलब कि केवल वही मेंबर है। शेयर धारक मतलब कि जैसे हम शेयर होल्डर्स होते हैं ना, तो जितने भी उसमें शेयर होल्डर होते हैं वो सब उसके ऑनर्स होते हैं, वो सब उसके मेंबर होते हैं क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। तो ओपीसी में केवल एक ही मेंबर होगा और वही उसका होलसेल होता है। सो ऐसी कंपनियां आमतौर पर शुरुआती चरण के उद्यमियों द्वारा बनाई जाती हैं। जो ऐसी कंपनी है जो इनिशियल बिजनेस होते हैं, जब कोई स्टार्ट करता है तब बनाते हैं, क्योंकि इनिशियल केवल एक ही पर्सन मोस्टली जो एंटरप्रेन्योर हम जिसको कहलाते हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। सो ऐसी कंपनियां आमतौर पर शुरुआती चरण के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती हैं। वर्तमान में ऐसी कंपनी बनाने के लिए, प्रेजेंट टाइम में ऐसी कंपनी बनाने के लिए 1 लाख रुपए की न्यूनतम पेड अप कैपिटल, भुगतान पूंजी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, इस तरह की कंपनी को फॉर्म करने के लिए मिनिमम आपको 1 लाख रुपए का कैपिटल पेड अप कैपिटल की आवश्यकता होती है। और केंद्रीय बजट 2021-22 का जो केंद्रीय बजट है उसमें वित्त मंत्री ने कोई न्यूनतम भुगतान पूंजी नहीं रखने का प्रस्ताव किया है। मतलब कि जो न्यूनतम पूंजी, जैसे हमने उसमें भी क्या बताया कि 1 लाख का न्यूनतम पूंजी भुगतान है, लेकिन अब जो 2021-22 का बजट है उसमें इसको हटाने के लिए कहा गया है कि अब हम इसको हटा दें कि हमारे पास न्यूनतम 1 लाख का पेड कैपिटल होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके इससे और एंटरप्रेन्योर बढ़ जाएंगे, आपके और लोग बिजनेस के लिए इंस्पायर, क्योंकि जितने आपके रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो आपके बैरियर्स का काम करते हैं। सो जो अभी करंट की कुछ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कारपोरेट मामलों के जो मंत्रालय होते हैं, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अनुसार, यदि वर्तमान में अगर वन पर्सन कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए से अधिक है या इसके लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर्स में जो करंट का एनुअल एवरेज टर्नओवर है 2 करोड़ रुपए से अधिक है, तो कंपनी अनिवार्य है तो एक निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तित करें, मतलब कि प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में उसको कन्वर्ट करें, जो फाइनेंस मिनिस्टर के नवीनतम प्रस्ताव के बाद नहीं होगा। एक्चुअली जब 2013 कंपनी एक्ट था तो उसमें 1 लाख रुपए का जो पेड अप कैपिटल का उसमें एक केस था। अब क्या है कि जब उसका औसत 3 साल तक लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर में उसका एवरेज टर्नओवर जो है 2 करोड़ रुपए से अधिक रहेगा, तब आप उसको प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवा लें। अगर उसके बाद तो इतना नहीं होता तो आपको फिर ये इसका कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो अब तो ये भी है कि जो न्यूनतम पेड अप कैपिटल है उसको भी बढ़ा करके बहुत ज्यादा कर दिया गया। तो हाँ, एक चीज और होता है, इसमें से कुछ अदर कोई कंपनी अगर होती है तो उनको भी ओपीसी में उनको परिवर्तित किया जा सकता है। जो अन्य कंपनियों का ओपीसी में भी हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ओपीसी के फॉर्मिंग को एक्सचेंज करने वाले जो नियम है वो क्या है, सेक्शन 8 में ये दिए गए हैं क्या, अर्थात ऐसी कंपनियों में जो चैरिटेबल पर्पज के लिए ओपीसी के कन्वर्जन को प्रतिबंधित करते हैं। जो ये सोचते हैं कि हम अपना चैरिटेबल, क्योंकि चैरिटेबल फंड जो है एक स्पेशल केस एक्ट होते हैं, जो एनजीओ होते हैं वो स्पेशल एक्ट के तहत बनते हैं। वो कंपनी एक में लिस्टेड होते हैं लेकिन उनका एक्ट स्पेशल होता है। ठीक, तो उसके लिए ओपीसी की रूपांतरण को प्रतिबंधित करते हैं। कौन सी, जो चैरिटेबल होती है, चैरिटेबल के लिए आप ओपीसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो ओपीसी अपनी मर्जी से अपने कारपोरेशन की तारीख, जो उनके कारपोरेशन की जो डेट होती है, 2 साल के टाइम तक अन्य प्रकार की कंपनियों में परिवर्तित नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। ठीक, इसके अलावा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है वो ये भी डिफाइन करता है कि एक ओपीसी का मेंबर बनने के लिए केवल एक इंडियन सिटीजन या भारत का रेजिडेंस ही उसके लिए एलिजिबल होगा। ओबीसी के लिए आपको केवल इंडियन सिटीजन या रेजिडेंस ऑफ इंडिया ही उसके लिए एलिजिबल होगा। भारत में एक जो रिसर्च होता है वर्तमान में उस व्यक्ति को
अब जैसे रेजिडेंस ऑफ इंडिया, उसको क्या है, वो क्या है कि भारत में एक जो रेजिडेंस ऑफ इंडिया है उसको वर्तमान में उस व्यक्ति को डिफाइन करता है जो एक वित्तीय वर्ष के तुरंत पहले, जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है ना, जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो उस एक वित्तीय वर्ष के तुरंत पहले कम से कम 182 दिनों तक भारत में रहा हो। लेकिन ये पहले का रूल था, अब उसको घटा करके 120 दिन कर दिया गया है। अब जो है मतलब कि किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई पर्सन फाइनेंशियल ईयर के जस्ट पहले 120 दिन तक रहता है तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपकी ओपीसी के बारे में कुछ कंडीशन थी और उसके बारे में आपको डिटेल में। नाउ अब बात करते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? कंपनी एक 2013 एक्ट इंट्रोड्यूसेस अ चेंज इन द डेफिनेशन फॉर अ प्राइवेट कंपनी। इसमें जो प्राइवेट कंपनीज है उनकी कुछ डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया। एंटर आ लिया, the new requirement increased the limit of the number of members from 50 to 200. Section 2, subsection 68 of Company Act 2013। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि 2013 का एक वो कहता है कि प्राइवेट कंपनी वो है जिसमें आपके मेंबर को 50 से बढ़ा करके 200 तक कर दिया गया, तो बढ़ा करके 200 तक कर दिया गया है। ठीक? अब थोड़ा इसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल देख लेते हैं कि जो कंपनी एक्ट 2030 के जो सेक्शन 2 और सब सेक्शन 68 में है के अनुसार जो प्राइवेट कंपनी वह कंपनी है जिसकी पूरी पेड अप कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रदत्त पूंजी, पूरी पेड अप कैपिटल अंतर नियम द्वारा डिसाइड होती है। इंटर नियम द्वारा डिसाइड होती है, जिसमें से क्या होते हैं अपने शेयर्स के ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगाती है। यहाँ लिखा है प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये अलग अलग तरह की कंपनीज हैं जो प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत आएंगी। ठीक, अपने सदस्यों की संख्या जो मेंबर्स के नंबर होते हैं वो 200 तक सीमित रखती है। पहले ये 50 था, जो 1956 था, लेकिन अब उसमें से जो है उसको बढ़ा करके 200 कर दिया गया। तो इसके अपने मेंबर्स की संख्या प्राइवेट कंपनी में 200 तक होती है। किंतु इस जो ये 200 है इसमें क्या नहीं होगा, इस 200 में क्या नहीं होगा, ऐसे पर्सन जो कंपनी में कर्मचारी हैं वो नहीं होंगे। एक जैसे कंपनी के मेंबर हमने वो रखे हैं और हमने 50 से बढ़ा करके 200 किया, तो उन 200 में से वो पर्सन इस कंपनी के मेंबर नहीं होंगे जो उस कंपनी के एम्प्लॉय। दूसरे वो मेंबर वो पर्सन भी नहीं होंगे उसमें जो उस कंपनी के एम्प्लॉय रह चुके हैं, वो भी नहीं होंगे। एंड जब कंपनी के एम्प्लॉय थे और इस समय अगर वो सेवा समाप्ति के बाद भी सदस्य हैं तो वो भी उसमें नहीं रहेंगे। मतलब कि पहले थे और अब भी हैं, तो वो अब उसके सेवा समाप्ति के बाद भी सदस्य हैं। अब हाँ एक चीज और है, ये हो सकता है कि अगर वो अभी कंपनी के मेंबर हैं, पहले कर्मचारी थे, इस समय कंपनी के सदस्य थे तथा सेवा समाप्ति के बाद भी सदस्य हैं, मतलब कि उसके बाद वो जैसे रिटायरमेंट हो जाता है तो उसके बाद भी, तो वो पर्सन भी इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे इन 200 में जो मेंबर होते हैं। इसके अलावा जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उसमें अपने शेयर्स को या डिबेंचर्स को अ, खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट करने के लिए रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। मतलब कि अपने जो पब्लिक शेयर्स हैं या डिबेंचर्स हैं उनको परचेज करने के लिए जो नॉर्मल पब्लिक होती है उस पर वो रिस्ट्रिक्ट लगाते हैं। तो जैसे प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अगर कोई कंपनी है और वो लिमिटेड बाय शेयर, तो जब उसकी जितनी भी लाइबिलिटी होंगी, वो लाइबिलिटीज होंगी, वो उसके जितने शेयर्स होंगे उससे उसको रिकवर किया जाएगा। यहाँ पर प्राइवेट कंपनी लिमिटेड मीन्स कि उसकी लाइबिलिटी, द लाइबिलिटीज ऑफ कंपनी विल बी रिकवर बाय शेयर्स। ठीक, नाउ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, प्राइवेट कंपनी। अब इसके साथ ही कि दूसरा टाइप है प्राइवेट कंपनी लिमिटेड गारंटी, उसमें जो ऊपर वाला केस है प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसमें कंपनी के कोई
फाउंडेशन या ऐसा रूल नहीं होता है कि जो अगर कंपनी को कभी रिकवर करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो उससे अगर कभी कुछ कंपनी वाइंड अप होती है या कुछ हो जाता है, तो रिकवरी के लिए वो उसके लिए बाउंडेड नहीं है, उसके लिए बाउंडेड नहीं है। साथ ही इसके बाद अगर उसने उस बात की गारंटी दी है, अगर उसके पास शेयर कैपिटल, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी अगर उसने गारंटी दी है और उसके पास शेयर कैपिटल है, तो वो उसको फिर शेयर कैपिटल के द्वारा उसकी जो है वो कवर रिकवर किया जाएगा। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के सदस्य मतलब मेंबर शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी कंपनी में लिमिटेड रहती है। शेयर होल्डर हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, अर्थात यदि किसी सिचुएशन में कंपनी को हानि हो जाती है या इस कंपनी से अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को बेचकर कंपनी के ऋण चुकाने का दायित्व नहीं होता, लायबिलिटी नहीं होती। किसमें? प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में, वो उसके जो शेयर्स होते हैं उसके जरिए कर सकते हैं। लेकिन अगर गारंटी है, प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल, तो उस समय उन्होंने उनकी गारंटी दी हुई है, तो उस समय उनको एसेट्स बेच करके या उनके पास जो भी शेयर कैपिटल है उससे वो रिकवर किया जाएगा, जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं, जो उनके लोन्स होते हैं उसको चुकाने के लिए, उसको चुकाने के लिए उनको वो बेचना पड़ेगा। नाउ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग नो शेयर कैपिटल, अब क्या है, इसमें तो इनके पास शेयर कैपिटल था, अब यहाँ पर वो गारंटी तो दी है लेकिन यहाँ पर उनके पास शेयर कैपिटल नहीं है। तो अब यहाँ पर जो भी उनके पास होगा, गारंटी जो भी दिए हैं, तो उनके पास जो एसेट्स होंगे, दे विल सेल दैट एसेट एंड द लोन विल बी रिकवर बाय दोज एसेट्स। अब यहाँ पर क्या है, उन्होंने गारंटी दी है तो इस वजह से उनके पास जितना भी एसेट होगा उसको सेल करके लोन को या ऋण को रिकवर किया जाएगा। ठीक। द नेक्स्ट वन इज प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड एंड हैविंग शेयर कैपिटल। अब ये जो ऊपर की तीन कंपनी थी, इनमें यहाँ पर कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, यहाँ पर कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है। अब ये जो नीचे की चार कंपनी है इसमें सभी में कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड एंड हैविंग शेयर कैपिटल, अब यहाँ पर कंपनी की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बाकी सारी चीज आपकी वही जो दूसरे नंबर पर है वो रहेगी। एंड प्राइवेट कंपनी अनलिमिटेड हैविंग नो शेयर कैपिटल, यहाँ पर लायबिलिटी अनलिमिटेड है लेकिन यहाँ पर उसके पास कोई भी शेयर कैपिटल नहीं है, जो भी एसेट्स है उसी को बेच करके उसको रिकवर किया जाएगा। ठीक। पब्लिक कंपनी अनलिमिटेड में हैविंग शेयर कैपिटल, अगर कोई पब्लिक कंपनी अनलिमिटेड अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ है और उसका शेयर कैपिटल है तो वो भी उससे रिकवर किया जाएगा। एंड पब्लिक कंपनी अनलिमिटेड एंड हैविंग नो शेयर कैपिटल, जस्ट इसका जो आपका थर्ड वाला है इसके अपोजिट। ठीक। तो ये आपके हो गए प्राइवेट कंपनी के बारे में। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 है उसके सेक्शन 2 और सब सेक्शन 71 में उसको डिफाइन किया गया है। जो आपका पब्लिक कंपनी है उसको सेक्शन 2 के सब सेक्शन 71 में आपको डिफाइन किया गया है। सो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी या इसी को बोल सकते हैं पीएलसी, एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है जिसे इंडियन कंपनी एक्ट 2013 या किसी अन्य पिछले एक्ट के तहत रजिस्टर्ड किया गया है, इसको रजिस्टर किया गया है। यह स्वैच्छिक रूप से मतलब कि बिना किसी उसके स्थापित व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है, ठीक है, जिसकी न्यूनतम पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपए होती है। अब देखिए क्या लिखा, पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी एंड हैज a minimum paid up share capital of 5 lakh rupees or such higher paid up capital as may be prescribed। कि पब्लिक कंपनी वो है जो दो कंपनी एक 2013 या पिछला अधिनियम 1956, उसके पहले 1956 था, या कोई स्पेशल एक्ट भी हो सकता है जिसके तहत वो रजिस्टर्ड हो और जिसकी न्यूनतम पेड अप कैपिटल शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख की। सो इस प्रकार की कंपनी को ओपन करने के लिए कम से कम 7 मेंबर्स की जरूरत होती है। इस तरह की कंपनी को ओपन करने के लिए मिनिमम 7 नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी
प्रेजेंट इन द कंपनी। और अधिकतम जैसे उसमें आपका प्राइवेट कंपनी में क्या था, मैक्सिमम 200 तक हो सकता था। इसमें सदस्यों की जो ऊपरी लिमिट है, मतलब कि जो अपर लिमिट है कि कितने मैक्सिमम हो सकते हैं, वो इसमें तय नहीं होता है, इसमें तय नहीं होता है। ठीक। सो प्रोवाइडेड द कंपनी विच इज a subsidiary of company not being a private company shall be deemed to be public company for the purpose of this act, even where such subsidiary company continues to be a private company in its article. Public company limited by shares, public company limited by shares, मतलब इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है और वो किसके द्वारा उसको रिकवर करेंगे, शेयर्स के द्वारा। पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। in this type of company the liabilities of company is limited, and if there is any loan or any debt, so that loan will be recovered by selling of shares। फिर पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे इन्होंने गारंटी दी। याद रखिए लिमिटेड का मतलब है कि लिमिटेड उनकी लायबिलिटी है, कहाँ तक वो उनको पे कर सकते हैं। जैसे अनलिमिटेड में क्या होता है कि चाहे उनकी भले ही पूरी संपत्ति बिक जाए, लेकिन जो उनका रिकवर है वो उसको रिकवर किया जाएगा, जो उसके क्रेडिटर हैं वो रिकवर कर लेंगे पूरे सब कुछ बिक करके। लेकिन यहाँ पर जो लिमिटेड होता है तो इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होगी, तो इस केस में आप सब कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ जहाँ तक आपकी लायबिलिटीज हैं आप केवल वहीं तक उसको सेल करके उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक। तो ये आपके हो गए पब्लिक कंपनी के बारे में। नाउ द नेक्स्ट वन इज डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट का मतलब होता है आपका सुस्त या इनर्ट, या आप जिसको बोल सकते हैं निष्क्रिय, निष्क्रिय कंपनी। तो इसको देखते हैं कि निष्क्रिय कंपनी क्या होती है। सो the Company Act 2008 states that a company can be classified as dormant when it is formed and registered under this 2013 Act for a future product or to hold an asset or intellectual property and has no significant account transaction. Such a company or an inactive one may apply to the ROC। ROC का मतलब होता है रजिस्टर ऑफ द कंपनी in such manner as may be prescribed for obtaining the status of a dormant company, and this is listed in the section 455 of Company Act 2015। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट है, कोई फ्यूचर प्रोडक्ट है, या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब होता है आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे आप भविष्य में उसको करना चाहते हैं और उसका कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग मतलब कि मॉनेटरी टर्म में उसका या कोई भी एक्सचेंज या कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कोई बिजनेस प्लान है और आप उसको करना चाहते हैं और आपने किसी को बता दिया, तो हो सकता है कि वो अगला उसको वो कर ले। तो आप क्या करते हैं उसको अपने पास ही रखते हैं और उसको अगर आप कंपनी एक्ट में रजिस्टर करवा लेते हैं तो फिर आपके उस आइडिया पर कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर पाएगा, या आपने कोई नाम अगर उस बिजनेस का सोच रखा है तो फिर वो नाम किसी और को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। लेकिन आप क्योंकि अभी वो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ, वो फ्यूचर में ही है, तो दैट्स वाई दैट बिजनेस विल बी कॉल्ड एज ए डोरमेंट और इनर्ट। इस केस में वो आपका इनर्ट या डोरमेंट कहलाएगा। ठीक। उसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं। इसके बाद आते हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होती है? एक स्मॉल कंपनी हैज बीन डिफाइंड एज ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी, मतलब कि वो कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है वो स्मॉल कंपनी कहलाती है। और उसके साथ ही कंडीशंस क्या हैं? पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड 50 लाख INR और such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 5 crore INR। ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, साथ ही जिसका शेयर पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा ना हो, या उसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ से ज्यादा ना हो, मतलब प्रिस्क्राइब किया गया है उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा ना हो, और वो कहलाएगी आपकी आ, उसमें 5 करोड़ की एक कंडीशन लगा दी गई है। ठीक। टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। अब देखिए
इसमें क्या किया है, और सच हायर अमाउंट टू मे बी प्रिस्क्राइब्ड व्हिच शैल नॉट बी मोर देन 20 करोड़। उसका जो पीएल अकाउंट है, अब जैसे ऊपर देखिए प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि ऑलरेडी उस पर कुछ और कंडीशंस दी हुई हैं जिसमें से वो 5 करोड़ से ज्यादा ना हो। अगर आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रहे हैं तो वो 2 करोड़ से ज्यादा ना हो, या अगर ऐसा कुछ हायर अमाउंट ज्यादा है तो कुछ कंडीशन है उसमें उसको प्रिस्क्राइब किया गया है, वो 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एज सेट आउट इन 2013 एक्ट, दिस सेक्शन विल नॉट बी एप्लीकेबल टू द फॉलोइंग। अब ये वाला केस कहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा? पहला, ए होल्डिंग कंपनी और ए सब्सिडरी कंपनी, किसी भी होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी पर ये केस अप्लाई नहीं होगा। एक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, सेक्शन 8 में कौन सी, वही एनजीओ और एनएफओ वाली जो है, जो चैरिटेबल कंपनीज है उसका सेक्शन है। तो अगर वहां पर जो स्पेशल एक्ट है उसके तहत अगर लिस्टेड रजिस्टर्ड कोई कंपनी है तो उस पर ये केस अप्लाई नहीं होगा। ए कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गॉन बाई एनी स्पेशल एक्ट, मतलब कि कोई भी कंपनी या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो गवर्न होती है किसी स्पेशल एक्ट के तहत, इसका भी जिक्र किया गया है कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 85 में। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 और सब सेक्शन 85 में इसका जिक्र किया गया है कि उसमें कौन कौन किस किस कंडीशन के तहत वो गवर्न है, तो उसको स्मॉल कंपनी के अंतर्गत वो नहीं आएगा। ठीक, बैंकिंग कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एक्ट क्या कहता है कि बैंकिंग कंपनी मीन्स ए बैंकिंग कंपनी एज डिफाइंड इन क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 5 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब यहाँ पर देखिए जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो किसका है, आरबीआई का है। वो जो है जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो आपका आरबीआई का है। तो उसके आरबीआई के जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें बैंकिंग कंपनी को डिफाइन किया गया है। तो जो कंपनी एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 है वो कहां से लिया जाएगा, वो लिया जाएगा आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 2 सेक्शन 5 से, वो लिया जाएगा और डिक्टो कॉपी पेस्ट यहाँ पर हो जाएगा बैंकिंग कंपनी के लिए कंडीशंस में। ठीक, एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज अनलिमिटेड कंपनी। बाहर मैम होंगी या कोई अनुपम ये तारीख होगा हो गया दुकान। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब होता है, अनलिमिटेड कंपनी मीन्स एज कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। जो इसके मेंबर्स होते हैं इनके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं, उनके ऊपर अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं। इसका मतलब कि जैसे अगर कभी कंपनी बंद होती है या लॉस में जाती है या वाइंड अप होती है, तो जो उस कंपनी के मेंबर्स होंगे और अगर उनके ऊपर कोई रिकवरी बाकी है तो वो रिकवरी उनके पूरा घर बार संपत्ति सब कुछ बेच करके निकाल ली जाएगी। वो सब कुछ बेच करके निकाल ली जाएगी क्योंकि ये उनकी लायबिलिटी में है, उनके पास लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो कंपनी से तो जो भी बिकेगा बिकेगा ही, वो उसके जो मेंबर्स की संपत्ति होगी वो भी बेच करके उनको देना पड़ेगा। तो ये है आपकी अनलिमिटेड कंपनी। नाउ चैरिटेबल कंपनी, चैरिटेबल कंपनी क्या होती है, when it is proved to the satisfaction of the central government that a person or an association of persons proposed to be registered under this act as a limited company, और उसके कुछ कंडीशन। पहला क्या, हैज इन इट्स ऑब्जेक्ट्स द प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट और एनी सच अदर ऑब्जेक्ट्स। Second one, intends to apply its profits, if any, or other income in promoting its objects. And the third one is intends to prohibit the payment of any dividend to its member. अब देखिए जो कंपनी एक्ट का सेक्शन 8 है, अभी हमने इसके बारे में पीछे बात किया था। सेक्शन 8 में कंपनी एक्ट को जो चैरिटेबल जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनको डिफाइन किया गया है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी पर्सन जो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करता है, किस तरह से, वेयर इट इज प्रूव्ड, वो ये प्रूव करे, गवर्नमेंट को सेटिस्फाई करे क्या, कि दैट ए पर्सन, मतलब कि जो कंपनी फ्रेम कर रहा है चाहे वो इंडिविजुअल पर्सन हो या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, मतलब कि ग्रुप ऑफ पर्सन हो, प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट एज ए लिमिटेड कंपनी। उसमें लिमिटेड कंपनी के तहत उसको रजिस्टर करवाना है और वो कंपनी क्या होगी,
उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, हैज इन इट्स ऑब्जेक्ट, उसके कुछ ये ऑब्जेक्ट होंगे, जैसे प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, मतलब कि व्यवसाय को प्रमोट करना, आर्ट्स कला को बढ़ावा देना, साइंस को बढ़ावा देना, स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, रिसर्च को बढ़ावा देना, जो सामाजिक भले के काम है, सामाजिक कल्याण के काम है, उनको बढ़ावा देना, जो धार्मिक चीजें हैं, धार्मिक चीजें जो सही से उड़ता है उसमें धर्म से रिलेटेड लोगों को इंक्रीज करना कि आप अच्छे काम करें, इसके लिए चैरिटी, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं या एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो सारे कार्य जिससे आप जो है सोसाइटी को बेनिफिट कर रहे हैं। जैसे आपने कोई एक हॉस्पिटल खोल दिया लोगों को मुफ्त में इलाज करने के लिए, आपने लोगों को मुफ्त में इलाज करने के लिए खोल दिया एक्स वाई जेड लिमिटेड, यहाँ पर जो बीपीएल है, मतलब कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनका यहाँ पर मुफ्त इलाज होता है। इस तरह का आपने एक होटल वो हॉस्पिटल खोल दिया, तो गवर्नमेंट फिर उसके लिए आपको परमिशन देती है और कहती है कि इससे जो भी इनकम जनरेट होगी, इससे जो भी इनकम जनरेट होगी आप इससे लोगों के इलाज में इसको एक्सपेंड करेंगे। सो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, intends to apply its profit if any or other income in promoting its object, अगर उससे कोई प्रॉफिट होती है, intends to apply its profit, ये इसलिए होता है कि इससे अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो केवल जो सामाजिक कल्याण के कार्य हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही होगा। और इसके साथ ही इंटेंड्स टू प्रोहिबिटेड द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर, और इसके साथ ही अगर उसमें कोई प्रॉफिट होता है तो उसका डिविडेंड, मतलब कि कोई भी प्रॉफिट का कोई भी पार्ट उसके कंपनी के मेंबर्स को नहीं दिया जाएगा। ये चैरिटेबल, मतलब कि अगर आप चैरिटी का काम कर रहे हैं तो फिर चैरिटी के काम के लिए ही ओपन कीजिए, ऐसा नहीं कि आप उससे अपना पर्सनल बेनिफिट लेने लगे। एक्चुअली होता यही है कि जो इस समय जितने भी एनजीओज हैं वो यही करते हैं, और जो टैक्स बचाना चाहते हैं वो यही करते हैं। जैसे अगर किसी हॉस्पिटल में किसी इक्विपमेंट की कमी है, किसी इक्विपमेंट की कमी है और वो हॉस्पिटल एक चैरिटी का हॉस्पिटल है जो पुअर पर्सन का ट्रीटमेंट करता है। अब किसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उसने क्या किया, उसमें डोनेट किया कि मैं आपको 20 लाख रुपए आपको डोनेट कर रहा हूँ और इससे आप ये मशीन खरीद लीजिए जिससे कि आपको जो है वो आप जो है मशीन का परचेज करके पुअर पीपल का जो है ट्रीटमेंट कीजिए, इसलिए उसने 20 लाख का डोनेशन दिया। अब वो क्या करेगा कि जो 20 लाख का डोनेशन है उसको लिखवाएगा वो 50 लाख का, और एनजीओ करते हैं वो इस तरह से। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है एनजीओ को कि अगर आपको इस तरह से कोई हेल्प करता है, आपको जो प्रॉफिट पैसा मिल रहा है उसको हम टैक्स में रिबेट देंगे, हम उसको टैक्स में रिबेट देंगे। तो वो क्या करता है कि 20 लाख की मशीन में 50 लाख का बिल लेगा, तो अब उसका 30 लाख रुपए पर जो एक्स्ट्रा है, कोई भी 20 लाख तो वो हो गया, प्लस साथ में 30 लाख वो, उस पर अब कोई टैक्स एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह से एनजीओ क्या करते हैं, लोगों को अपनी फर्जी रसीद या फेक रिसिप्ट दे करके उनको टैक्स सेव करते हैं, कुछ पैसा उनको दे देते हैं, कुछ अपना लेते हैं, फिर इस तरह से उसको वो करते हैं। पर लेकिन यही आपने देखा कि यही स्कैम का कारण बनते हैं। छोटे छोटे अमाउंट होते तो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही ये अमाउंट बड़ा हो जाता है तो फिर लोगों की नज़र में आ जाता है, फिर लोगों की नज़र में आ जाता है। तो क्या है, अगर आप कोई चैरिटेबल कंपनी ओपन कर रहे हैं या बना रहे हैं तो आप उसको चैरिटेबल पर्पज के लिए ही उसका इस्तेमाल करेंगे, आप अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अब लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी क्या होती है, इफ शेयर्स लिस्टेड ऑन एनी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, टीसीएस, रिलायंस, एचडीएफसी एक्सेट्रा, यदि किसी कंपनी के शेयर किसी भी इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं तो वो आपकी कहलाएगी लिस्टेड कंपनी। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब कि हमारे यहाँ कौन से स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स। तो अगर आपकी कंपनी इनमें लिस्टेड है तो वो कहलाएगी आपकी लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, फॉर एग्जाम्पल नोकिया इंडिया, सहारा, दोज टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। जैसे नोकिया जो अपनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंपनी होती है, जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कंपनी होती है वो कहलाती है आपकी, जैसे नोकिया इंडिया हो गया, सहारा हो गया, इस तरह की।
लेकिन जब अगर इस तरह से जो कंपनी होती है ना, उनमें ज़्यादा जल्दी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, समझे? क्योंकि जो अनलिस्टेड होती हैं तो स्टॉक एक्सचेंज से लेना नहीं होता, तो सेबी के रूल्स उन पर ज़्यादा नहीं लगते हैं। सेबी होता है ना, वो उस पर रूल्स नहीं लगते हैं। So, which were selling OFCDs, optionally fully convertible debentures, optionally fully convertible debentures are debt securities which allow an issuer to raise capital and in return the issuer pays interest to the investor. इसमें क्या होता है कि आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं होती है, आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं होती है। अब वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है, मतलब कि कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनी होगी वो, लेकिन आपकी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड ना होने से क्या होता है, सेबी के रूल नहीं लगेंगे, तो वो क्या करती है कि पैसा रेज करती है, बाकी सारे काम वही कर सकती है। जैसे अभी एक केस हुआ है सुब्रत राय सहारा वाला, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि छोटे छोटे के डिबेंचर्स इशू किए थे, छोटे छोटे जिसमें 10 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, तो जिसमें से छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ने, जैसे दुकानदार हैं, रेहड़ी वाले हैं, ठेले वाले हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, इन लोगों ने उसमें बहुत इन्वेस्ट किया। उन्होंने बताया कि आप इतना 10 रुपये डेली दीजिए, 20 रुपये डेली दीजिए, तो हम आपको 5 साल बाद या 10 साल बाद इतना आपको पेमेंट इतने इंटरेस्ट के साथ हम आपको कर देंगे। ठीक, तो वही केस सुब्रत राय सहारा वाला हुआ था कि उन्होंने पब्लिक से इतना पैसा ले लिया था और वो छोटा छोटा अमाउंट समझ में नहीं आता है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया था, लेकिन उन्होंने पब्लिक को उसका रिटर्न नहीं दिया था, पब्लिक को रिटर्न नहीं दिया था, जिसकी वजह से फिर बाद में केस चला। लोगों, भाई एक लोग की प्रॉब्लम हो, जब ये कोर्ट में केस चला था, तो वो केस इस वजह से था स्टॉक एक्सचेंज में होने की नहीं, क्योंकि उन्होंने धोखाधड़ी की थी। केस उनके पास धोखाधड़ी का चल था कि इन्होंने हमको धोखा दिया है, हमारा पैसा धोखे से लिया हुआ है, ठीक है ना, बाई रूल्स ऐसा कहीं कुछ नहीं था। ठीक, तो फिर सेबी ने उनको ऑर्डर दिया था कि आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं आप उन सबको पे कीजिए, आपने दिया है वो आप उनको वापस कीजिए। सो ओवरऑल 9 लाख कंपनीज इन इंडिया, तो लगभग लगभग 9 लाख से ऊपर कंपनी है इस समय भारत में, और उनमें से 90% से ज़्यादा, मोर देन 90% ऑफ इंडियन कंपनीज आर प्राइवेट लिमिटेड, उसमें से 95% से ज़्यादा आपका प्राइवेट कंपनी है इस समय। तो 90% क्या, 95% से ऊपर, क्योंकि अब मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है क्या है, गवर्नमेंट ने प्राइवेटाइज सेक्टर को दे दिया है, तो धीरे धीरे हो सकता है आने वाले समय में गवर्नमेंट सेक्टर काफ़ी कुछ खत्म हो जाए। ठीक, अब बात करते हैं होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। सो होल्डिंग कंपनी क्या है? होल्डिंग कंपनी, इट मीन्स इट सेल्फ ओन्स 20% और मोर शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। ऐसी कंपनी जो किसी दूसरी कंपनी के 20% या इससे ज़्यादा के शेयर को होल्ड करती है, वो कहलाती है होल्डिंग कंपनी। ठीक, और सब्सिडरी कंपनी क्या कहलाती है? इफ 50% शेयर्स ओन्ड बाई होल्डिंग कंपनी, वही होल्डिंग कंपनी अगर मोर देन 50% से ज़्यादा शेयर्स को होल्ड कर लेती है, तो वो बन जाती है फिर आपकी सब्सिडरी कंपनी। ठीक, तो ये हो गया आपका होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या होती है? इफ 20% और मोर शेयर्स ओन्ड बाई होल्डिंग कंपनी, यदि 20% या 20% से ज़्यादा आपका होल्ड करती है, तो वो कहलाएगी आपकी एसोसिएट कंपनी। ठीक, 20% में होल्डिंग कंपनी, 20% या 20% से ज़्यादा, या उसी को आप कह सकते हैं एसोसिएट कंपनी, और सब्सिडरी में आपका वही आपका हो जाता है 50%, इस शेयर्स की जो होल्डिंग है आपकी 50% हो। तो ये आपके जो कंपनी एक्ट 2013 में लिस्टेड हैं सम टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये हमने देख लिया। अब कुछ अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज होती हैं, हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक, तो अब अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो पूछ लीजिए। और एक चीज़, आप सभी लोग प्लीज अपना नाम लीजिए मैसेज बॉक्स पर, सभी लोग प्लीज अपना मैसेज बॉक्स में नाम लिख दें। किसी की कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। जैसे ही रिकॉर्डिंग चालू हुआ करे तो सब लोग प्लीज अपना नाम जरूर लिख दिया करें।
आदित्य, आदित्य, यस सर। सब समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चलिए।